हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून सर जी। कैसे हैं आप सर? बढ़िया है सर, थैंक यू। आप कैसे हैं सर? ठीक है सर, यहाँ पर सर भी आ चुके हैं। तो अभी सोच रहे हैं बिना वेट किए हम लोग शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट की आदत है जो बीच में ही आते हैं। जी सर। चाहते हैं तो आते रहेंगे बीच में, उनको बाद में रिपीटेड की जगह उनको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा, इस समय हमारे साथ सुमित शुक्ला सर हैं, जिनको IAS PCS कोचिंग जो फील्ड है उसमें काफी बड़ा अनुभव है और काफी इतिहास अच्छी फैकल्टी माने गए हैं। आपने मार्गदर्शन कोचिंग और काफी जगह, इवन जो हमारे अलीगढ़ कोचिंग सेंटर था वहां पर विजिटिंग फैकल्टी रहे थे और भी कई जगह विजिटिंग फैकल्टी रही हैं। आज सर आपके साथ होंगे और चीजों को बताएंगे किस तरह से चीजें इंटरव्यू तैयारी की जाए। और काफी सिलेक्शन है, चूंकि काफी बड़ा अनुभव है सर का, तो हम चाहेंगे आप लोग सर से जो है, सर के जो गाइडेंस है, सर की जो दिशा निर्देश है, उसका फायदा लेके आप लोग इंटरव्यू अच्छी मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा सुमित शुक्ला सर को। सर प्लीज सर, आप सर लीड कीजिए। सभी को, जो भी लोग क्वालिफाई किए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और निश्चित रूप में आधी से ज्यादा लड़ाई तो आप लोग जीत ही चुके हैं। और इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो मेरी यही है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। और ये ध्यान में रखना है कि नॉलेज का टेस्ट आपके हो चुका है, तो नॉलेज की बजाय ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके साथ साथ आपका अप्रोच क्या है, वो आपको ध्यान में रखना है व्यक्तित्व परीक्षण में। IAS और PCS के इंटरव्यू में कुछ डिफरेंस भी होता है, जिसको ध्यान में रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत आपको ध्यान में रखने की है कि आप लोक सेवा आयोग के अंतर्गत परीक्षा दे रहे हैं, तो लोक सेवा जो पब्लिक सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझकर आप चले। आंसर देने में उसे बहुत अधिक आपको ध्यान में रखना रहेगा, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो वहां पे ही काफी कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। तो वो उसी में ही शुरुआत से ही स्थिति को थोड़ा एक बिगड़ती है, तो कॉन्फिडेंस जो है खत्म होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में थोड़ी जानकारी, आप अपनी जो बैकग्राउंड है उसकी अच्छी जानकारी रखिए, अपने जिले के बारे में जानकारी रखिए। आप वहां पे कितने ब्लॉक हैं, कितने अगर देखा जाए तहसीलें हैं, मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम कम से कम जानते रहिएगा, DM SSP वगैरह के। अगर उनके कुछ अचीवमेंट्स हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त वहां से जो सांसद विधायक इत्यादि हुए हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं। कुछ बड़े कॉमन से क्वेश्चन होते हैं कि अभी तक आप क्या करते रहे, आपका सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, क्या लगातार तैयारी ही करते रहेंगे। ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है और वो भी काफी परेशान करने वाले हो जाते हैं जब ये पूछा जाता है कि अगर आपका नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को पहले से आप दिमाग में बैठा के चलें। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ और होता है और ऑप्शनल उनका कुछ और होता है। इसके क्या कारण है ये आपको जानकारी रखिए कि आपने क्यों चेंज किया हुआ है और आपके सब्जेक्ट का क्या उपयोगिता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज है उसका। किसी भी सब्जेक्ट में कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं, जैसे हिस्ट्री अगर आप लेते हैं तो इतिहास से आप क्या सीखते हैं और प्रशासन में उसका क्या प्रयोग है। आप निश्चित रूप से, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं
कि वेलफेयर स्टेट के बारे में, या कैसे कॉन्सेप्ट आया है, अच्छे सम्राट कौन रहे वो पूछ लेंगे, उनकी पॉलिसी पूछ लेंगे, वो कैसे रिलेवेंट है। सिविलाइजेशन तक को आज के फ्रेम में वो रिलेट कर देते हैं कभी कभी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, अब उसका क्या आप सीखते हैं उससे, क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, आज उसका प्रशासन में आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ऐसे ही राजनीति विज्ञान में अगर पॉलिटिकल साइंस में है तो पॉलिटिकल साइंस में की फील्ड बहुत बड़ी है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है कि रूस के साथ और अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलन कैसे बनाए, चाइना को लेके चल रहा है उस पे तैयार, या पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है। तो जो भी विषय है, सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र में भी बहुत सी बातें आ जाती है। समाज का आज क्यों अगर देखा जाए स्थिति है, न्यूक्लियर फैमिली क्यों हो रही है, या कहीं ना कहीं हम लोग मेटलिस्टिक लाइफ में बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैल्यूज कम होती चली जा रही है। तो कुछ भी इस तरह की बातें भी आ सकती हैं, और खासकर जो करंट से रिलेटेड चीजें चल रही उनमें आपको पकड़ होनी चाहिए। जैसे कल ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो ऐसा नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही पे ही आप पकड़ नहीं बनाएंगे, इसके साथ साथ पूरी ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए कि शिक्षा नीति है क्या, शिक्षा की आवश्यकता क्या है, शिक्षा को अगर देखा जाए क्या है हमारे लिए, क्या उसका योगदान है, हमारी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में क्या योगदान है, सोसाइटी में क्या उसका यूज है, नेशन के लिए क्या यूज है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षा की जो पद्धतियां थी वो आज कैसे उपयोगी हैं, यह प्रश्न अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्यकालीन शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसमें कौन से परिवर्तन आए, आधुनिक काल में शिक्षा जो ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश भारत था, उस समय की स्थितियां क्या थी। फॉर एग्जाम्पल, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठेगा भी इंटरव्यू में, लगातार आएगा, आप देखिएगा। वो पूछेंगे मैकाले पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल बीए, बीएससी, बीकॉम। एक लंबे समय से हम जानते थे कि मैकाले पॉलिसी के तहत क्लर्कों की आवश्यकता और इस तरह के दुभाषियों की आवश्यकता थी। तो क्या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता इसे नहीं समझ सके? अगर समझ सके तो 1947 के बाद उस तरह की एजुकेशन पॉलिसी पे क्यों नहीं गए, इतना लेट क्यों किया? आज भी हमारे यहाँ एक ही देश में कई तरह की शिक्षा पद्धतियां हैं, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रयास किए गए, खासकर एक आइडियल पर्सनालिटी में, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने शिक्षा के संदर्भ में क्या बताया। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आई है कि 5th तक के लोगों को, कक्षा 5 तक के लोगों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अब महात्मा गांधी को देखा जाए तो उन्होंने वर्धा प्लान एजुकेशन पे लाया था, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना भी चाहिए। वर्धा प्लान और एक कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलनात्मक विश्लेषण, आज का जो शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा नीति आई है, उसको करने का जरूर प्रयास करें, आप अच्छी तरह से वहां पर आंसर दे पाएंगे। इसके अलावा राधा कृष्णन और शिक्षा के क्षेत्र में जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व रहे हैं, जिनका योगदान रहा है, वो किस तरह से रहा है। आज के मॉडर्न फ्रेज में जैसे हम आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होते हुए एप्लीकेशन वर्ड पे पहुंच गए हैं, और जो एक इंटरव्यू सेशन हमारा, आपका इंटरेक्शन चल रहा है, वो भी उसी से ही चल रहा है। तो कैसे अगर देखा जाए किस तरह से अब हम उस पर आगे निकल सकते हैं, क्या हो सकता है, व्यावसायिक शिक्षा को कैसे जोड़ दिया गया है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इन सब बातों पे बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मोटे तौर पर आप इंटरव्यू के संदर्भ में एक बात को ध्यान में रखिए, आपकी जो पर्सनैलिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, वो काफी मायने रखती है। आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, और जो चीजें आपको आ रही हैं उसको अच्छी तरह से बताएं, लेकिन कभी भी किसी की बात को काटे ना, उनकी बात पर जबरदस्ती अगर देखा जाए करने की कोशिश न करें, उलझ न जाए। मतलब मेंबर के साथ उलझाव ठीक नहीं।
हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है काफी लंबे समय का, ढेर सारे सैकड़ों ऑफिसर्स हैं, IAS PCS AGM भी है, चाहे यूपीएससी में 225 प्लस तक मिला हुआ है, पहले CVC डायरेक्टर है ज्योति मिश्रा, उसको काफी मिला था अंक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि देखिए आपका जो कम्युनिकेशन है, आप प्रॉपर कम्युनिकेट करिए उसको, और बहुत ही अच्छी तरह से समझाइए और थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइए, इस प्रकार से उन्हें बताएं, क्योंकि आपको वहां पे बहुत पढ़े लिखे एडमिनिस्ट्रेशन में फील्ड में लोग नहीं मिलेंगे। लोग आपसे मिलने वाले कई तरह के लोग रहेंगे और उनको ही समझाना रहेगा, उनको आगे बढ़ाना रहेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ आप मोटे तौर पर जब तैयारी करते हैं तो उसको कुछ भागों में विभाजित कर लें, अपने से ही ड्राफ्ट कर लें। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैटर, और फिर उसके आप छोटे छोटे पॉइंट उसको निकालिए, और उस पर अगर देखा जाए क्वेश्चन खुद बनाते हुए उस पर आंसर अगर देखा जाए तो देने की कोशिश कीजिए। कम्युनिकेशन आपका काफी अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी ठीक होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए 1 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर कोई पूरी तैयारी, ऐसा नहीं होता कि आप अपने को बदलेंगे। आप अपने को उस तरह से बदलिए कि आपको उत्तर में किस तरह से चीजों को रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे एजुकेशन पॉलिसी ही है, तो एजुकेशन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं कि वो कहेंगे सीधे नई शिक्षा नीति बता दो, वो ये भी कह सकते हैं शिक्षा क्या होती है। चलिए कुछ नहीं, हमको शिक्षा की डिफिनीशन बता दीजिए, परिभाषा बता दीजिए, शिक्षा किससे कहते हैं, एजुकेशन किस लिए होता है। एजुकेशन क्या इसलिए होता है, केवल आपके लिए होता है कि आप पढ़िए लिखिए IAS बनिए? क्या एकमात्र उद्देश्य शिक्षा का ये है? शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य केवल अगर देखा जाए धन कमाना है, पैसे अर्जित करना है? शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य एक लग्जरी लाइफ है? तो या शिक्षा का क्या है? हम एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग सोशल पर्सनैलिटी है। ऐसे में अगर देखा जाए कोई भी चीज, कोई भी एजुकेशन, तब तक कोई भी चीजें बेकार हो जाती हैं जब तक वो हमारे लिए ही नहीं, समाज के लिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर अभी तक उस दिशा में आगे नहीं बढ़ा गया, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि मान लीजिए मैकाले पॉलिसी थी, अब मैकाले पॉलिसी को अगर आज तक आपने रिवाइज नहीं किया, एक परंपरागत BA BSc BCom का पैटर्न लेकर आते रहे और रटी रटाई तरीके से लोग पढ़ते रहे, शिक्षा को इतना बड़ा व्यवसाय बना दिया गया। वो पूछते हैं इंटरव्यू में कि 2 साल 3 साल का बच्चा होता है, वो स्कूल पहुंच जाता है, वो प्रेप में पहुंच जाएगा, जूनियर KG सीनियर KG। तो पूछते हैं क्या ये ठीक है, किस एज से एजुकेशन शुरू कराई है, इसका उद्देश्य क्या है, इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट करने की जल्दी रहती है? ब्रेन कैसे डेवलप करता है, कैसे उसको टॉप करता है, कैसे अगर देखा जाए चीजें आगे बढ़ती हैं। तो बहुत से पॉइंट अपने आप निकलेंगे। फिर जैसा कि हमने कहा कि खासकर अगर देखा जाए हमारी एजुकेशन पॉलिसी, पहले की एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्या कमियां थी, कब कब कौन सी कमेटियां बनी, आपको ध्यान में रखना रहेगा। उन कमेटियों के मोटे तौर पर जो रहते हैं रिकमेंडेशन, जो भी रिकमेंडेशन रहे हैं उसको माना गया है, कहाँ माना गया है या नहीं माना गया है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक सोच का, अगर एजुकेशन पॉलिसी में मॉडर्न एज में देखा जाए, जिनको कि बहुत कम ध्यान दिया जाता है, और उनकी एक सोच थी, वो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में जब बहुत दुनिया आगे की ओर बिल्कुल बढ़ रही थी, तो भारत में इंट्रोड्यूस किया। हालांकि हमारे यहाँ काफी इंपॉर्टेंट बात है, अब एजुकेशन में ही देखिए कि हम सबसे आगे पूरी दुनिया में अगर हमारा नाम है, बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं जो ध्यान में रखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा एजुकेशन का मान लीजिए सेक्टर
कुछ नहीं किया। यानी इसको अगर प्रमोट करना था शुरू से तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहे, लोग बहुत आगे निकले, विदेश गए, बाहर गए, और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन बाद में किया। गवर्नमेंट के सपोर्ट उसमें अगर देखा जाए फिर बाद में आ जाता। राजीव गांधी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, कहा गया था कंप्यूटर लाके वो पूरे भारत को बर्बाद कर, लेकिन वो ये जानते थे कि आने वाले समय में बिना इसके काम नहीं चलेगा। इसी में पर्सनैलिटी एक तो थे, सैम पित्रोदा उनके सलाहकार थे, और उनका काफी बड़ा योगदान था। तो बहरहाल ये काफी बड़ा, फिर उसको सभी ने एक्सेप्ट किया बाद में, चाहे वो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट रही, बाद में अटल जी की गवर्नमेंट रही, उसको भी और आगे बढ़ाया गया सब कुछ, और धीरे धीरे करके इतना आगे आ गया है कि आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तो पूरा आज की सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। चाहे किसी भी सेक्टर में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, गांव गांव तक इसे जोड़ा जा रहा है। अब एजुकेशन पॉलिसी देखिए, एजुकेशन का ये हिस्सा कि एजुकेशन की वो चीजें जो कि कैसे गांव से तक चीजों को जोड़ दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, केवल एक गांव तक, एक छोटा विलेज ही नहीं, बल्कि पूरे संसार को ही एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है। अगर देखें, ग्लोबल विलेज में चला जाता है कि वो छोटा सा सभी चीजें आसपास आ गई, संचार तमाम चीजें, लेकिन एक गांव का छोटा सा व्यक्ति भी पीएम तक, प्रेसिडेंट तक एक सिस्टम से जुड़ा हुआ, उसको और इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली उस सिस्टम से और जोड़ा जा रहा है। ये एजुकेशन का एक हाई लेवल पे मान लीजिए एप्लीकेशन है। अब इसकी बेसिक क्या है? बेसिक ग्राम सभा से स्टार्ट करके यहाँ तक आता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को, शिक्षा को, व्यवस्था को, समाज को, और हमारी प्रगति को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इन सबको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इन सबको आपस में जोड़कर देखना पड़े। आपने अगर आईएएस अपीयर किया है, अभी हाल में पीसीएस का तो एक ही नए पैटर्न पे हुआ है मेंस का, तो आप पेपर को देखिए, पेपर में ये सब चीजें साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगी, खासकर उसका इम्पैक्ट, रूरल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, तमाम चीजों का वो पूछ रहे हैं। क्योंकि आईएएस या पीसीएस की परीक्षा केवल इतनी ही नहीं है, तो इंटरव्यू में अगर देखा जाए जो ओवरऑल पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में ही एक बार नेचुरल जस्टिस पे क्वेश्चन पूछा गया। अब उन्होंने समझाने की कोशिश की, कुछ केस लॉ भी बताया, मेंबर ने बड़ा सीधा सा कह दिया कि चलिए ठीक है, गांव का एक अगर देखा जाए ना, एक छोटा सा ना किसान है, वो नहीं जानता संविधान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उसकी नैसर्गिक अगर देखा जाए जो अधिकार हैं वो नहीं मिल पा रही है, उसमें बाधा पहुंच रही है। आप वहां पर एसडीएम है, अब आप उन्हें कैसे समझाएंगे नैसर्गिक न्याय क्या है, और कैसे उसके उस अधिकार को आप इंप्लीमेंट कराएंगे? आप उदाहरण के साथ इस विषय को स्पष्ट कीजिए। तो ये इस तरह के प्रश्न एकाएक अगर देखा जाए सामने आ जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो वहां पर पूछे जाते हैं, जिन्हें सिचुएशनल क्वेश्चन कहते हैं। वो कुछ ऐसी भी चीजें आ जाती हैं जो कि कभी कभी काफी ज्यादा परेशान भी करती है। जैसे उन्होंने सिचुएशन दे दिया, दंगे भड़क रहे हैं, आप वहां पे डीएसपी है, आप अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? या आपको भीड़ ने घेर रखा है, आगे नदी एक पुल है और पीछे भीड़ है, और आपके निकलने की स्थिति नहीं है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, डेड बॉडी लेके वो जाम कर रहे हैं, और अगर देखा जाए इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें? मुहर्रम का समय है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, और ये पिछले 25 साल से रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, सिचुएशन जो कि यूपी पीसीएस में पूछते ही रहते हैं, मेंबर चेंज होते रहते हैं, एक्सपर्ट काफी लंबे समय तक रिपीट होके आते रहते हैं। कहीं ना कहीं परंपरागत तरीके से कुछ चीजें आगे बढ़ती चली जाती। मुहर्रम के समय में ताजिया निकल रही है। अब अगर देखा जाए, पीपल के पेड़ की एक डाल रोड पर है, वो कहते हैं इसे काटा जाए जिससे कि ताजिया कायदे से निकल सके। हिंदू कहते हैं कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। आप वहां पे एसडीएम हैं, आप क्या करेंगे?
निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न अगर मिलते हैं या आपके अगर देखा जाए क्षमता को जो स्पष्ट कर सके, अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं जो आपकी कैपेसिटी को बता सकें, आपकी अगर देखा जाए कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीजें कॉन्फिडेंटली जिस पे आप कुछ रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से इसमें एसडीएम के कार्य, उसके अधिकार, शक्तियां, उसकी अपनी सीमाएं, इन बातों को ध्यान में रखना आपको आवश्यक रहता है। आपको पहले से उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जो महत्वपूर्ण पद है, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव में ही अगर देखा जाए, उन्होंने पूछ लिया कि चलिए ठीक है, आप बताइए कि प्रमोशन क्या क्या है, कैसे कैसे है। अब पुलिस का ही बताइए, जुडिशियल सिस्टम का बताइए, तो स्टूडेंट उसी में कभी कभी फंस जाता है। उनका सिस्टम आप बताइए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, चलिए ठीक है। अब यहां से जो प्रश्न शुरू हुआ तो उसमें वो एक बात को लेकर आगे कि क्या इन तीनों की शक्तियों का हमारे भारतवर्ष में मिश्रण सा नहीं, मिक्स सा नहीं है, क्या इसको अलग करना जरूरी नहीं है? आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जरूरी है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ही आवश्यक है। आप बता भी सकते हैं कैसे इसको दिया गया है, लेकिन वो पूछे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि ये दोनों पावर अलग अलग, कहीं पे ऐसा कोई आर्टिकल है जहां पे इसको अलग नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा भी है, ड्यूटी में रखा गया है, लेकिन आज तक अगर देखा जाए ऐसा अलग नहीं हो पाया है पूरी तरह से। एसडीएम को ही देखिए, उसके पास पावर, एग्जीक्यूटिव पावर तो है ही है, लेकिन उसकी कोर्ट भी है, एडीएम की भी है, डीएम भी है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जुडिशियल सिस्टम पे उन्होंने कहा, जुडिशियल सिस्टम चलिए अच्छा बता दीजिए आप, ये नीचे से लेके ऊपर तक कैसे ये चलता है। तो स्वाभाविक है आपको एक जानकारी होनी चाहिए सिस्टम की, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरा का पूरा एक सिस्टम नीचे से ऊपर जा रहा है। फिर डिफरेंट टाइप के कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए फैमिली कोर्ट, कह दिए फैमिली कोर्ट क्या, चलिए थोड़ा सा उपभोक्ता न्यायालय पे हमें बता क्या होता है, क्यों बनाया गया है, व्यवस्था में इसकी आवश्यकता क्या पड़ती। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जिस पर आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इंटरव्यू के आपको आंसर ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में देने पड़े, उसमें भी कोई कंडीशन के साथ भी चीजों को पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य कर सकते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड कोई केस आया था? सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट क्या है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता और वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रगान के मामले से संबंधित तीनों को रिलेट करें, कौन से आर्टिकल, कौन सा केस है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये कब आया था? क्या ऐसा आपके विचार में क्या होना चाहिए? पीआईएल किसे कहते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? लोकहितवाद क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका मिसयूज कैसे होता है? क्या न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है? जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या न्यायिक सक्रियतावाद कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है? अगर संविधान में नहीं बताया गया है तो ये आ कहां से गया? क्या इस तरह के शब्द का प्रयोग करना उचित होगा जुडिशियल एक्टिविज्म को? जुडिशियल एक्टिविज्म को कहां तक ठीक माना जाए? क्या इसकी अपनी कोई लिमिटेशन है? इसकी अपनी कोई सीमाएं हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ बताया है? अभी हाल के महत्वपूर्ण कुछ मामलों को बताएं। क्या सुप्रीम कोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप कर रहा है? तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या उच्चतम न्यायालय आज संविधान के संरक्षक की भूमिका का निर्वहन करने लगा है?
और इस भूमिका का निर्वहन करते करते वो विधानमंडल या कार्यपालिका की सीमाओं में हस्तक्षेप तो नहीं करता। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या किया? उत्तर प्रदेश का इंटरव्यू है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर क्या यहाँ पर सिस्टम ही पूरा फेल होता नजर आ रहा है? अभी हाल में कानपुर की ये घटना ने पूरी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं बड़ी ही गंभीर टिप्पणी, और इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले ही बेल के मामले में, 1-2 दिन पहले का ही मामला है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने फिर उस मैटर को डिस्कस किया। उन्होंने कहा नहीं हम जमानत नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही, उन्होंने कहा नहीं जमानत नहीं दे सकते, 16 अपराध किया हुआ है, गंभीर अपराध है, ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती। अभी हाल में ही देख रहे हैं क्या हुआ है, और ये तो व्यवस्था का फेलियर। क्यों ऐसा होता है कि ग्रामीण लेवल का अगर देखा जाए, अंदर के स्तर का एक नेता, प्रशासनिक पदाधिकारी और राजनीतिक आपस में हाथ मिलाने लगते हैं। इस प्रकार के करप्शन से कैसे बचेंगे आप? और ऐसी परिस्थितियों में बहुसंख्यक जनता कैसे दम तोड़ती है, उसको अधिकार आप कैसे दिला पाए? इस भ्रष्टाचार को, इस करप्शन को कहां से खत्म करें? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो क्रॉस के रूप में बनते चले जाते हैं, बन भी रहे हैं। तो इस पर आपको बड़े गंभीर तरीके से अगर देखा जाए, वहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आप लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में इसकी जो महत्वपूर्ण पोस्ट है वो सीधे जुड़ी हुई है। क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है? क्या ये जो व्यवस्था दिखाई पड़ी एक बिकरू गांव में, कहीं ऐसा तो नहीं भारतवर्ष के या खासकर उत्तर प्रदेश के लगभग ब्लॉक में अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं कोई बिकरू पड़ा हुआ है, गांव पड़ा हुआ है? ये कैसे डेवलप हो गया? आप अगर देखा जाए, अपने सुझाव दीजिए। चलिए, आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जा रहा है, अगर आप चीफ मिनिस्टर होते तो ऐसे में क्या करते? ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देना होगा, और बहुत ही संतुलित तरीके से उत्तर देना। कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके आंसर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में होने चाहिए, डेमोक्रेटिक होने चाहिए, यानी कि लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए चले। फॉर एग्जाम्पल, पूछे गए क्वेश्चन में से ही चलिए उठाते हैं एक प्रश्न की, मान लीजिए कोई फिल्म रिलीज की जाती है। अब कोई मूवी जब रिलीज की जाती है तो कुछ लोग दंगे फसाद शुरू करते हैं। आपने अभी हाल में वर्षों में भी देखा होगा कि हम नहीं रिलीज होने थे। अगर ये मुद्दा आया तो ये राजपूत या ये फला जाति, ये फला धर्म और इसके विरोध में है, और कई तरह की सेनाएं होती हैं जो बाहर निकल आती हैं। तो क्या ऐसा उचित है? आप होंगे तो क्या करेंगे? अब ये सब आंसर एक केवल विचारधारा का प्रश्न नहीं है, न विचारधारा का इसका उत्तर है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेम में चलना पड़ेगा। पहली चीज, क्या कोई मूवी अगर देखा जाए रिलीज होती है, बिल्कुल रिलीज हो सकती है। क्या नियम कानून के तहत उसका प्रदर्शन होता है? बिल्कुल होता है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, उसके तहत होता है, सेंसर बोर्ड है। जब आती है तो क्या दिखाई जा सकती है? बिल्कुल दिखाई जा सकती है। किसी की धार्मिक भावना या किसी को ठेस लगता है तो वो क्या कर सकता है? वो न्यायालय में जा सकता है। क्या आप उसको बंद करा देंगे? आप वहां एसडीएम है अपने आपके क्षेत्र के, तो ये इतना बड़ा मुद्दा रहेगा तो स्वाभाविक है ये जिलाधिकारी के हाथ में आएगा, उनके निर्देशानुसार कार्य होगा। लेकिन आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है उसको रिलीज कराएंगे। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम है, अगर लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे में यह आवश्यक है कि उस फिल्म को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए,
लोक व्यवस्था के आधार पर आप रोक सकते। तो बहुत से प्रश्न जो पिछली घटनाएं हैं, मूवी को लेके ही अगर देखा जाए, जय संतोषी माँ का मैटर था, इधर फिर 3 इडियट तक, उसके बाद का, तो कई अगर देखा जाए ऐसे मैटर आते चले गए। आपको आंसर एकदम डेमोक्रेटिक फ्रेम में देना पड़ेगा। बिल्कुल अगर देखा जाए, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, केंद्रीय सरकार विचारधारा और उत्तर प्रदेश सरकार एक विचारधारा। थोड़ा सा अगर देखा जाए उस विचारधारा को भी जान के चलिए। जैसे जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा अपनी संस्कृति पे, अपने राष्ट्र प्रेम पे, राष्ट्र भक्ति पर थोड़ा एंगल थोड़ा अच्छा बना के चलिएगा आंसर। ये ज्यादा महत्व रखेगा यहाँ पे। निश्चित रूप से ऐसे ही सामाजिक दृष्टिकोण से, जैसे कि उदाहरण के लिए, क्या आप प्रशासनिक सेवा में, आप बहुत से प्राइवेट सेक्टर हैं आजकल, तो 1 लाख 1.5 लाख नौकरी कहीं भी मिल जाएगी, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, क्यों इसमें जबरदस्ती अपना समय व्यर्थ कर, आप क्यों आना चाहते हैं इसमें, क्यों आना चाहते हैं? अधिकतर लोग प्रश्न का उत्तर देखिए बहुत ही आइडियल आंसर देते हैं। आइडियल आंसर से बचना होगा आपको। अगर आप बहुत आइडियल आंसर देते हैं, उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि सर हम इसमें समाज सेवा के लिए आना चाहते हैं, तो वो साफ साफ कह सकते हैं कि मेधा पाटेकर से लेके बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, अन्ना हजारे, कौन से आईएएस ओईएस की तैयारी करने वाले, और आईएएस किस तरह का, आईएएस बनने की आवश्यकता तो नहीं है समाज सेवा के लिए, आप वैसे भी समाज सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फंसना हो जाएगा। आप जो वास्तविक चीज है उसको सामने रखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज जहां से हमने शुरुआत की थी कि आप लोक सेवा के अंतर्गत इस परीक्षा को दे रहे हैं, देखिए उस लाइन को याद रखिए, लोक सेवा यानी कि लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोक सेवा के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप अपने लिए तो जा ही रहे हैं, आप एक सम्मानजनक पद होता है, एक ठीक सैलरी होती है, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह एक मात्र एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी सेवा है जहां पर आपको अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए बहुत कुछ करने का अवसर मिलता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तमाम चीजें, उसको करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपको काफी सेटिस्फेक्शन। और यही जीवन का अगर देखा जाए चरितार्थ है, अपने लिए अगर देखा जाए ही नहीं, जब तक हम अपनी क्षमता और प्रतिभा को दूसरे के लिए भी अगर प्रयोग कर रहे हैं, तब तो जीवन का मतलब है। बाकी अपना जीवन यापन तो सभी कर लेते हैं, विभिन्न तरीके से कर लेते हैं। ये इस पद की एक बड़ी विशेषता है, खूबसूरती है कि आप अपनी क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसलिए नहीं कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया, मैं डीएसपी बन गया, इसलिए मैं आ रहा हूं। मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं इम्प्लीमेंट उसको कर सकूंगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकूंगा। और बहुत ही अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ही हमारा, उसको एक डीएसपी, उसको शौक था, उसने कहा कि नहीं साहब हम डीएसपी ऊपर रखेंगे। तो एक अजीबोगरीब चीज थी कि एसडीएम के ऊपर आपने प्रेफरेंस में डीएसपी डाल दिया। मेंबर ने पूछ लिया, कहने लगे कि डीएसपी आपने क्यों डाल दिया? और पूरी दुनिया अगर देखा जाए, पूरा आपका इलाका सोता रहेगा, आप रात दिन मेहनत करते रहे, भागते रहेंगे इधर उधर, दंगा फसाद हुआ रहेगा, हो सकता है 3 रात आप न सो पाए। और उन्होंने पलक झपकते ही अगर देखा जाए इसका तुरंत आंसर दिया उसने, और उसने कहा जीवन अगर देखा जाए सर सोने के लिए नहीं मिला हुआ है। अगर हमारे जगने की वजह से और हमारे अगर देखा जाए क्षमता के कारण जो भी मेरे पास है, अगर इतने लोग अच्छी एक नींद सो रहे हैं, तो इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है मेरे लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इंटरव्यू ही वास्तव में अगर देखा जाए मुश्किल से 7 मिनट भी नहीं चला, यही खत्म कर दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स मिले, बहुत अच्छे मार्क्स उसको दिए गए थे, इंटरव्यू तुरंत खत्म कर दिया। हम कुछ इंटरव्यू के आपको एग्जांपल आपको दे दें जिससे कि आपको, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है।
यहाँ से कॉन्फिडेंटली तुरंत आंसर, ये अंदर से निकली हुई जो आवाज होती है, जिसमें ईमानदारी झलकती है, जिसमें सत्यनिष्ठा, एक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, एक कम्युनिकेट डायरेक्ट अगर देखा जाए तो आदमी बना के इतना कुछ नहीं बोल पाएगा, उसके अंदर जो है वो चेहरे पे होगा, और वही अगर देखा जाए तो उसकी जुबान से भी निकलेगा। निश्चित रूप से यह बहुत प्रभावित करता है। इंटरव्यू बोर्ड आपको अंक देने के लिए बाध्य होता है। काफी मॉक इंटरव्यू जैसे ढेर सारे हम लोग करते, मार्क्स दे दिया करते थे, ढेर सारे लोगों को उसी तरह के मार्क्स भी मिल जाते थे, अंक भी मिल जाते थे। एक इंटरव्यू में तुम अगर देखा आईएएस का इंटरव्यू, लेकिन पीसीएस के लिए ध्यान रखिए कितना कम्युनिकेशन, अगर देखिए पुराना इंटरव्यू है जिसमें कि आईएएस में हमारी जानकारी मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट का, सीबीसी में डायरेक्टर जो थे उससे इंटरव्यू जो चीज गाइड की गई थी, काफी चीजें चूंकि क्लास का सब कुछ मिला के उससे पूछ लिया गया, और उसमें सीधे सीधे अगर देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कि आपने परमाणु विस्फोट करके, काफी पुराना इंटरव्यू है, आपने परमाणु विस्फोट करके पूरी एशिया नहीं पूरे विश्व में अगर देखा जाए अस्थिरता ला, तो न्यूक्लियर पॉलिसी है हमारी, हम पहले वो नहीं करेंगे, और हमको इसलिए करना जरूरी था क्योंकि हम अगर देखा जाए साइंटिस्ट थे चाइना और पाकिस्तान के बीच, उन्होंने तुरंत क्रॉस किया। मिस्टर आडियोडी यूपीएससी का इंटरव्यू था, उन्होंने मेंबर थे, उन्होंने तुरंत क्रॉस किया, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि पाकिस्तान के पास तो है नहीं, चाइना के पास है न्यूक्लियर पावर। तुरंत क्रॉस का आंसर, नहीं सर, पाकिस्तान के पास घोषित रूप में तो नहीं है लेकिन अघोषित रूप में है, था। और ये इसी से सिद्ध हो जाता है कि हमने जैसे इस चीज को किया था उसके कुछ ही समय में ही उसने विस्फोट कर दिया। इसका मतलब वो रखा हुआ था, उसको कोई रिसर्च डेवलपमेंट कुछ करना ही नहीं था, और ये हम पूरे विश्व समुदाय को पहले से कह रहे थे, और इसी बात को ये तो सिद्ध हो जाता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या हो गया कि मेंबर अगर देखा जाए जो क्रॉस कर रहे थे, बात खत्म। आपने एक वास्तविक चीज को वहां पे स्पष्ट भी की, न्यूक्लियर पॉलिसी भी बताया, अपनी जो शांति की नीति है, पीसफुल पॉलिसी हमारी जो रही है उसको भी स्पष्ट कर दिया। हम सैंडविच, हम चाइना और पाकिस्तान के बीच ही सैंडविच भी है, सही बात है। चलिए चाइना तो छोड़िए, लेकिन मान लीजिए पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान तो बहुत लड़ाइयां लड़े हैं, और पाकिस्तान जब भी हथियार इकट्ठा करता है तो वो अगर देखा जाए अपनी टेस्टिंग रह के इंडिया के साथ कर लेता है, भले हारे। तो ये एक खतरनाक चीज रहती, इसलिए अगर देखा जाए तो एक अगर देखा जाए कुछ भी प्रश्न बनाया जा रहा है उसका आपको एक संतुलित तरीके से उत्तर, ईमानदारी के साथ, एकदम प्रतिबद्धता के साथ, एक कमिटमेंट उसमें झलकना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी झलकनी चाहिए। ये काफी ऐसा नहीं है, कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट जाते हैं इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि हमने 90% आंसर दे दिए। ये जरूरी है कि 90-95% आंसर देने से आपको बहुत अच्छे, उसमें 2-3 जगह ऐसी आएगी जहां कोई सिचुएशनल क्वेश्चन होगा, जहां पे कुछ लीडरशिप क्वालिटी की बात होगी, जहां सब्जेक्ट से उठा के नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री को उठाए, हिस्ट्री में मान लीजिए आपसे पूछ ले राजा कौन सा अच्छा है, काल कौन सा अच्छा लगा, चलिए हमने उठा लिया मौर्य पीरियड। राजा स्वाभाविक अशोक, क्यों? बड़ा क्रूर था, निर्दयी था, इतनी हत्याएं। हम कह सकते हैं किसी के जीवन को हम छोटे से यूनिट में नहीं देख सकते, बहुत बड़े काल में महान माना जाता है। खासकर क्या उसकी महानता है, क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ आप संक्षेप में बताइए, बहुत लंबी चीजों में बताने की कोशिश मत कीजिए। आप तुरंत हमको 3 लाइन में बताइए कि आप कैसे उसको महान सिद्ध कर देंगे आज के। निश्चित रूप से नंबर 1, राजतंत्र होते हुए भी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, उसका कमिटमेंट अपनी जनता के साथ, लगातार उनके लिए कुछ करना, एक पुत्र जैसे एक गार्जियनशिप वाला कॉन्सेप्ट कि मैं जैसे अपने बच्चे के लिए चाहता हूं वैसे, ये पूरा का पूरा है। एक कम्युनिकेशन, जैसे उस समय राजा तो नहीं था, लेकिन जब तक्षशिला के विद्रोह में वो जाता है तो वहां पे साफ साफ वहां के लोग कहते हैं कि न वयम कुमारस्य विरुद्धम नापि राज्ञो बिंदुसारस्य
अपि दुष्टमात्यस्माकं परिभवं कुर्वन्ति। राजा के विरुद्ध नहीं है, न राजकुमार के विरुद्ध है, लेकिन ये दुष्ट अमात्य ब्यूरोक्रेसी हमारा अपमान करती है। लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार था, बहुत बड़ी चीज होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a) आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का बैकबोन होता है। दूसरी चीज काफी महत्वपूर्ण है, जिसको लेके बड़ा ही डिस्प्यूट रहा है, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। इसमें कभी डिफरेंस अब सबसे बड़ी चीज है, धर्मनिरपेक्षता की मूल अवधारणा हमारी आधुनिक युग की नहीं है, हमारी प्राचीन काल की धर्मनिरपेक्षता है। हमारी धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव है जो प्राचीन काल में था। और अशोक के लेख में तो स्पष्ट रूप से जो भाव रखे गए हैं कि आप अपने धर्म का, अपने संप्रदाय का आदर करते हुए अन्य संप्रदाय के प्रति भी आदर भाव करें। ये जो भाव है, ये धर्मनिरपेक्षता का आधार है। इसको एक पूर्व राष्ट्रपति ने भी राष्ट्रपति के पद से भाषण देते हुए इस चीज को भी स्पष्ट किया था, आज भी स्पष्ट किया था। हम वो आधुनिक युग का नहीं कि हमको राज्य को धर्म से अलग करना था और फिर व्यापार जो आगे बढ़ाओ, तमाम उसकी एक हिस्ट्री है पूरी, फिलॉसफी में भी पढ़ा जाता है उसे, थियोलॉजी में। वो नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से अगर देखा जाए, हमारी धर्मनिरपेक्षता एक अलग तरह की धर्मनिरपेक्षता है। अब ये चीज उसको महान बना देता है। अब यहां से वो जोड़ दें, कॉन्स्टिट्यूशन पे जोड़ दें। चलिए अच्छा, आप धर्मनिरपेक्षता बता रहे हैं तो आप बता दीजिए छठवां धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। तो प्रश्न से प्रश्न निकलते चले जाते। कॉन्सेप्चुअली और धारणात्मक रूप में आप जितनी गहराई में जाएं उतना अच्छा हो। हाँ, जहां पे अगर आपको कोई बात नहीं आ रही है या नहीं समझ में आ रहा है या आप नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से क्षमा मांगना वहां पे उचित होगा। अगर वो कोई चीज आपकी हेल्प कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें आप थैंक्स कह सकते हैं और उनके साथ एक रिस्पांस एक अच्छा दे सकते हैं। कभी कभी होता है कि आप नहीं बता पाते तो काफी देर तक वो कोई चीज को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। कभी कभी आपको सहज करने के लिए भी, आप जब घबरा जाते हैं तो भी ये कोशिश की जाती है कि इसको अगर देखा जाए, किया जाए। तो ये एक प्रयास होता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें किस तरह से चीजों को लेकर आगे निकलते हैं। कभी कभी अगर देखा जाए इस तरह के प्रश्न को भी उठा लेते हैं कि चलिए, आपने अगर देखा जाए अशोक को महान माना, अकबर को क्यों नहीं? अच्छा, तो क्या महात्मा गांधी महान नहीं थे? महात्मा गांधी से अगर देखा जाए ये कम, तो आपको सबकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। तीनों ही महान थे, तीन का किस रेफरेंस में थे वो बता सकते हैं। आप तीनों में से किसको, आप किसी को भी जस्टिफाई करते हुए उत्तर दे सकते हैं। अकबर को भी महान माना जाता है, महात्मा गांधी को भी माना जाता है। तीन इंस्टीट्यूशन है, सीखा जा सकता है, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। इतना लिखा जा चुका है, इतना रिसर्च हो चुका है, आज भी हो रहा है उसमें। तो काफी महत्वपूर्ण होता है कि आप अगर देखें उस पर काफी गंभीरता के साथ चीजों को रखें। यहाँ पर एक संभावना बहुत कम होती है, कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल रिलेशन। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि पूछे जा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खूब अभी पूछा गया है, जब से इंटरव्यू चल रहा है, वो कोरोना। कोरोना को अगर देखा जाए, एक तो डिजीज फॉर्म में सभी को, बच्चे को रट गया, क्या है, कैसे बचें, क्या करें, क्या चीज है। लेकिन अभी उस मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है कि क्या ये नेचुरल था या अगर देखा जाए लैब में तैयार। चाइना ने अगर ऐसा किया होगा तो क्यों किया? क्या ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेने के लिए किया? ये सब कुछ चीजें बड़ी गहराई तक जा सकती और इंटरेस्टिंग भी होगी। और आप अगर बताते हैं तो निश्चित रूप से और कैंडिडेट पर आप बहुत भारी भी हो। अगर आप ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें रखते हैं, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ये केवल एक डिजीज की बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल मैटर, इकोनॉमिक, सब कुछ मिला हुआ सा है, ऐसा लगता है।
कभी कभी आप जब कोई चीज क्लियर नहीं है तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा न्यूज जो आ रही है उसके आधार पर जो हम कह सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं, उसके विभिन्न पक्षों को भी आप रख सकते हैं। क्योंकि चाइना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां क्या हुआ कैसे हुआ अभी बहुत चीजें खुल नहीं पाई। अमेरिका अपने इंटेलिजेंस से काफी न्यूज देता रहता है। अमेरिका के साथ थोड़ा सा अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस हुआ, टक्कर भी अगर देखा जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब यहाँ पे इकोनॉमिक क्लैशेस भी देख सकते, ऐसा भी बात आने लगी साहब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। अब तो ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि उधर किस तरह से अमेरिका ने समुद्र में घेर भी रखा है। इधर भारत के साथ भी प्रॉब्लम हुई डोकलाम की, इधर भी सबने यूरोपियन कंट्री अमेरिका क्यों भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी बड़े मोटे मोटे कॉन्सेप्ट बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल तरीके से देखें, अगर ऐतिहासिक तरीके से देखें तो आप एक बात ये देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अगर आप देखें तो बड़ी छोटी छोटी घटनाएं फिर मिलजुल के एक बड़ी घटनाएं थी, लेकिन उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत बड़ा था। घटनाएं छोटी थी, युवराज बड़े हत्या एक छोटा मामला, लेकिन सराजेव आना, मतलब ये तमाम चीजें। लेकिन जो पुराना था कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने किस तरह से फ्रांस का अपमान किया था, फ्रांस उसे भूला नहीं था। दूसरा, इंग्लैंड का पूरा अगर देखा जाए साम्राज्य था, लेकिन जर्मनी चीरते हुए उसमें से निकल रहा। स्वाभाविक था, सबने मिलकर जर्मनी को पीट पाट के बराबर कर लिया था। लेकिन क्या जर्मनी को इस तरह से आप पीट सकते थे, जिसे राष्ट्रीयता प्राप्त किए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुआ था? वहां राष्ट्रीयता नहीं, उग्र राष्ट्रीयता की भावना आई, हिटलर जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। संपूर्ण यूरोपीय जो सारे वर्साई की संधि और तमाम चीजें थी, सबके परखच्चे उड़ा दिए उसने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। जर्मनी अगर देखा जाए तो पराजित राष्ट्र में था, इटली विजेता राष्ट्र में था, फिर भी अगर देखा जाए संतुष्ट था। जापान का सैन्यवाद, तीनों मिल गए, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी बनी, और वास्तविकता में अगर देखा जाए दूसरा विश्व युद्ध तैयार हुआ। लेकिन इसके आर्थिक आधार को देखिए तो जापान बड़ी शक्ति बन गई, एक आर्थिक शक्ति बन गई जापान, और उधर इंग्लैंड का सूर्यास्त तो हो चुका था, अमेरिका का सूर्योदय हो चुका था बहुत बड़े स्तर पर। अब निश्चित था कि अगर जापान को ये लगा कि क्यों ना अगर देखा जाए अमेरिका से भिड़ंत होगी तो अमेरिका को पहले ही निपटा लेते हैं, देख लेते हैं। उसने पर्ल हार्बर की घटना की और उसका रिजल्ट क्या निकला? रूजवेल्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो कई बार प्रेसिडेंट बने, अब तो 2 ही बार बन सकते हैं। रूजवेल्ट ने एक निर्णय लिया बड़ी व्यवस्थापूर्ण तरीके से और एक एग्जाम्पल सेट किया उसने। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि नहीं, दोबारा अमेरिका की तरफ अगर कोई आंख उठाने के पहले 1000 बार सोचे, और हिरोशिमा नागासाकी कर दिया, न्यूक्लियर पावर यूज किया। वो सोवियत यूनियन, यानी जो आज का रूस से पहले का सोवियत यूनियन, जो अमेरिका के साथ बैठा हुआ था, वो अगर देखा जाए आश्चर्य में पड़ गया। उस समय के जो मित्र थे वो मित्र नहीं हो गए, शत्रु बन गए। मामला यहां तक पहुंच गया कि वर्ल्ड वॉर तो खत्म हुआ, लेकिन एक दूसरी चीज शुरू हो गई। विश्व 2 ध्रुवों में विभाजित हो गया, 2 विचारधाराएं, 2 राजनीतिक शक्ति, एक तरफ सोवियत संघ साम्यवादी, एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी, और पूरे विश्व अगर देखा जाए तो 40 सालों तक शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में रह गया। तो ये अगर देखा जाए जो एक मोटे तौर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, उसके बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं दिमाग में क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि आंसर देने में वहां समय बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये कोई हिस्ट्री के लिए नहीं, अब तो सिलेबस ऐसा हो गया, जनरल स्टडीज में भी ये सारी चीजें। आपको इस चीज को अगर देखा जाए मोटे तौर पे जानना ही रहेगा, क्योंकि आप बड़ी से बड़ी बातों को अगर छोटे में बता ले जाते हैं बड़े संक्षिप्त तरीके से, तो ये बहुत अच्छी बात है, और बड़ी जल्दी उसे क्लियर कर देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने निश्चित रहेंगे, बजाय कि किसी
कॉन्सेप्ट को या किसी चीज को पूछा गया है, कोई टॉपिक दिया गया, कुछ भी आपसे पूछा गया, उसको आप उलझ जा रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ तो रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको और ज्यादा उलझा रहे हैं। तो मेंबर क्या करते हैं, कभी कभी तो वो आपको और उलझा देते हैं, जरूरत से ज्यादा उलझा देते हैं। कभी कभी तो एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, आप गलत बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली गलत बोल रहे हैं और वो वेरी गुड करते चले, ये खतरनाक पहलू है इंटरव्यू का, ये ध्यान रखिए। इस पे संतुलन बना के ही चलना रहेगा। वेरी गुड करते रहे, आप गलत आंसर देते चले गए इधर उधर के, तो समझ लीजिए वो पहले से ही ये तैयारी करके बैठ गए कि हाँ ठीक है, वो बाहर करना ही करना। हाँ, कभी कभी अगर वो नहीं, आप कॉन्फिडेंट है कि आप उत्तर सही दे रहे हैं, वो प्लानिंग के साथ मान लीजिए वो कह रहे हैं कि नहीं आपने तो ठीक नहीं बताया, अब आपका कॉन्फिडेंस वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ और है। देखिए ये जानते हैं साहब, जो प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के बड़े भारी ज्ञानी है या संविधान के बड़े भारी ज्ञानी, आपको समझ नहीं पाएंगे, आप पकड़ जाएंगे इस पे, तो आप हमें समझा नहीं पा रहे हैं। तो हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था, संस्कृत भी था, पीसीएस में सेलेक्ट हुई थी, बाद में आईएएस भी हुई और यूपीएससी की ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रही रश्मि सिन्हा। उसने बहुत बढ़िया संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा बाद में, और उसने कहा कि बहुत यत्न करने पर, नीति शतक का हमें ध्यान आता है श्लोक होगा, तो रेत से भी तेल निकाला जा सकता है, खरहे के सिर पर भी सींग देखी जा सकती है, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित मनुष्य को समझाया नहीं जा सकता। तो सारे लोगों ने, बोर्ड मेंबर एक्सपर्ट्स ने बड़ी तेज ठहाका लगाया और कहा कि इंटरव्यू आपका खत्म हुआ, वेरी गुड करके और जाने दिया, बड़े अच्छे मार्क्स दिए वहां यूपी बोर्ड में या यूपी के इंटरव्यू में। तो ये चीज अगर देखा जाए अपने आप में मायने रखती है, थोड़ा आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे समझना पड़ेगा सामने वाले को कि क्या है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि आप दिमाग में बैठा के चलिएगा कि सभी बोर्ड अच्छे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दें, वो आपको सेलेक्ट नहीं निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन कभी कभी कह भी देते हैं कि देखो भाई, हम तो यहाँ बैठे ही हैं रिजेक्ट करने के, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो हम रिजेक्ट करेंगे, बहुत से लोगों को हम रिजेक्ट करेंगे, कुछ को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज अगर देखा जाए रहती, तो आप में वो कौन से ऐसे गुण हैं, आप में कौन सी ऐसी चीज है कि आपको सेलेक्ट किया जाए, आपको ही क्यों सेलेक्ट किया जाए, आप में वो कौन सी खासियत है, कुछ तो आप बताइए, ऐसा प्रभाव डालिए। जो अभी सुबह से अगर देखा जाए 5 लोग आए, ये लोग इतना अच्छा नहीं बता पाए, हम सेटिस्फाइड नहीं है, आप कुछ ऐसा बताइए लगे कि हाँ आप इस डिजर्व करते हैं पोस्ट को। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली कुछ बातों को अगर देखा जाए पहले से तैयार करके रखिए। जैसे कि हमने कहा कि नेशनल इंटरनेशनल और तमाम चीजों को मिला के जो घटनाएं हुई है वो पूछी गई, कोरोना, डोकलाम और यहाँ से लेकर जो वैश्विक एक समस्या, जीवन कैसा होगा, क्या है स्थितियां, कभी कभी ये भी पूछा गया कब तक ठीक हो जाएगा। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं है वह भी अगर देखा जाए वो पूछते हैं कभी कि कैसे ठीक हो जाएगा, कब तक ठीक हो जाएगा। इसमें आपको अपना कोई भी, क्या जो भी मीडिया में है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जानकारियां हैं, उन्हीं के आधार पर ही आपको अगर देखा जाए अपने प्रश्न, उनके प्रश्नों का उत्तर देना। किसी एक व्यू पर बहुत आपको अडिग नहीं रहना इस मैटर में, जहाँ पे क्लियरिटी ही नहीं है, आपको डिफरेंट रिसर्च चीजें हैं उसको बता सकते हैं आप, ये है इस तरह से बहुत गहराई में, चूंकि आपके उस लाइफ साइंस या मान लीजिए उन तमाम चीजों की जानकारी न रखते हो, तो बहुत गहराई में जाने पर आप मना भी कर सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं सहजता के साथ। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना। इसके साथ साथ क्या, अब इकोनॉमिक मैटर पे आ जाते हैं, इन्हीं सब से जोड़कर कैसे इकोनॉमिक मैटर से क्वेश्चन, ये भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से पूर्व ही लड़खड़ा चुकी थी, तो कोरोना ने स्थिति और खराब की। आज स्थिति पूरे दुनिया की खराब है, लेकिन भारत वो कौन सा कार्य कर रहा है जिससे अर्थव्यवस्था लगता है भविष्य में बहुत गड़बड़ा सकती है। जो 5 ट्रिलियन का कॉन्सेप्ट था वो तो धराशायी हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो अभी मजदूरों की समस्या हुई, और यहाँ पर अगर देखा जाए
सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइज लेबर है नहीं, अनऑर्गेनाइज लेबर ज्यादा है, तो उसको कैसे जोड़ने का प्रदेश सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। अभी अभी योगी सरकार ने बनाया है, उसका बैंक भी बनाने जा, सारी चीजों को जोड़ भी रहे हैं। लेबर कोई लेगा पहले से इंफॉर्मेशन, ये तमाम बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। अपने यहाँ भी स्किल बैंक बना के कौन कौन किस सेक्टर में काफी प्रभावी है, ये सब जो प्रदेश स्तर पे कार्य हुए हैं उसकी जानकारी, ये कैसे अगर देखा जाए उससे निकला गया है, कितना अगर देखा जाए दिया गया, सब्सिडी दी गई, तमाम फंड दिए गए, लेकिन इनके अलावा क्या इससे काम चल जाएगा, तो नहीं, उसके अलावा क्या होना चाहिए। खासकर इस चीज पर आप फोकस बहुत कर सकते हैं। महात्मा गांधी को बेस बनाकर, महात्मा गांधी कहते थे कि भारत जो है गांव में बसता है, बिना गांव का विकास किए हुए भारत का विकास नहीं हो सकता। आज सरकार की यह नीति भी है, गांव को एक नीचे की यूनिट माना जाए, वहां से डेवलपमेंट को ऊपर की ओर ले आई। और सबसे बड़ी चीज है ज्योग्राफिकल लेवल पे, भौगोलिक स्तर पर उन क्षेत्रों की पहचान, वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट हो, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट। जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, जब तक रॉ मटेरियल को आप अच्छी तरह से निकालेंगे नहीं, जब तक स्किल्ड लेबर ज्यादा डेवलप नहीं होते जाएंगे, अर्बनाइजेशन और आगे बढ़ता नहीं चला जाएगा, तब तक इकोनॉमी कैसे अच्छी हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है उसके संतुलन को ध्यान में रखना पड़ेगा आयात निर्यात के। जैसे कि अभी हाल में अगर देखा जाए तो चाइना के साथ आज भारत ही नहीं पूरा विश्व इतना डिपेंडेंट हो गया है मेडिसिन से लेके हर चीजों पे, कि आज ऐसे खतरनाक रास्ते पे वो खड़ा हो गया है कि मतलब वो विरोध भी करेगा और उसको चीजें चाइना से चाहिए भी। इतना अधिक किसी भी देश पर निर्भर होकर नहीं चलना चाहिए। फायदे हैं, फायदे उठाने चाहिए, लेकिन संतुलन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और अपनी इकोनॉमी के बैकबोन को बहुत स्ट्रांग करके चलना चाहिए। ये बात गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में शेयर मार्केट लहराया और चाइनीज लोग अगर देखा जाए तुरंत खरीदना शुरू किए, तो रोकना पड़ा आखिर। एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बड़े बैंक में देखा जाए तो शेयर उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये सब चीजें हैं कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस इकोनॉमी, आज ही अभी अगर देखा जाए, अभी न्यूज देखेंगे आप लोग भी देखिएगा, प्रधानमंत्री अगर देखा जाए बैंकिंग सेक्टर पे जो एक है स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा है, कोई लोन लेना नहीं चाह रहा है, बैंक लोन देना नहीं चाह रहा है। बैंकिंग सेक्टर पे पहले एनपीए का बड़ा दबाव था, अब बैंकिंग सेक्टर चलेगा कैसे। बैंक को प्रॉब्लम हुई तो बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेशनलाइज बैंक तो कुल मिला के चला फिर कैसे जाए, संतुलन कैसे बैठाया जाए, ग्रामीण और शहरी विकास दोनों में संतुलन कैसे बैठाएं, आप क्या राय देंगे। विभिन्न योजनाओं को ध्यान में आपको रखना रहेगा, कभी कभी छोटी छोटी योजनाएं इस संदर्भ में पूछेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसको दूर कैसे किया जाए। क्या केवल नौकरियों से ही बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। अब गवर्नमेंट अपने आप को रेलवे से और तमाम चीजों से जगह से निकाल रही है, डिसइन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए। क्या ये रेलवे में जो धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर ये आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी राय में ठीक है। बहुत से लोग विरोध करते हैं, लेकिन आप इसको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी के देखिए थोड़ा सपोर्ट में चलना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप वहां पर जिस भी पोस्ट पे जा रहे हैं, आप नेतागिरी करने नहीं जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, या जो भी विभाग आपको मिला है उस संदर्भ में जो आपके उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं उन्हीं का निर्वहन आपको करना है। इस बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा के चलिए, तो पॉलिसीज को समझ के गवर्नमेंट क्या सोच रही, क्या करना चाह रही, वो आप अपनी कुछ अच्छी एडवाइस आप दे सकते। जैसे गवर्नमेंट बहुत पहले टारगेट करना चाहिए था, बुंदेलखंड को टारगेट कर एक लक्ष्य बनाकर चल रही। अभी ऑटो एक्सपो लखनऊ में हुआ, सॉरी डिफेंस एक्सपो जो लखनऊ में हुआ था, उससे भी एक कोशिश की जा रही है कैसे जोड़ा जाए। फिर बुंदेलखंड साइड के डेवलपमेंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक सर्विस ही होती है, आईएसओ के साथ ही होती है, जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसमें होती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मैनेजर की। कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में ही है। तो तमाम चीजें अगर देखा जाए, जो चीजें हैं उसको आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे,
उत्तर प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे टेक्नोलॉजी के पार्क हैं, कहाँ कहाँ बनाए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग सॉफ्टवेयर में तो अभी पूछा गया बहुत बड़ी भूमिका अगर देखा जाए निभा रहे हैं विदेशों में, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के पास लेबर भी है, उत्तर प्रदेश के पास स्किल्ड लेबर भी है, उत्तर प्रदेश के पास सब कुछ होते हुए भी उत्तर प्रदेश क्यों अगर देखा जाए उतना आगे नहीं निकल पाया। यहाँ के लोग ही अगर देखा जाए तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ के लोग ही ढेर सारे विदेशों में बैठे हुए हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ के लोग ही किसी इंडस्ट्री को लेबर चाहिए, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे गुजरात है, चाहे दिल्ली साइड में अगर देखा जाए बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो लेबर का जो है डिप्लॉयमेंट पूरा का पूरा लगभग काफी बड़ा अगर देखा जाए यहाँ से, बिहार से, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर भी डेवलप क्यों नहीं हो रहा? इस तरह का विकास न होने के क्या कारण है? संतुलित विकास क्यों नहीं हो पाया? भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, हमको आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे श्रम संसाधनों का पूरा उपयोग हो और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यूज कर लें तो हम आगे निकल जाएंगे। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? मगध का वो क्षेत्र जो प्राचीन काल में पूरे भारतवर्ष का सिरमौर था, वही सबसे ज्यादा गरीबी क्यों आ गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में इतने स्किल्ड लोग हैं, तमाम ऑफिसर्स बनते हैं, और वही बिहार में बहुत ज्यादा ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनते हैं लंबे समय से, मीडिया में भरे पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से तमाम लोग, लेकिन क्यों नहीं हुआ? कोयले लोहे की खान बिखरी पड़ी हुई है, बगल में समुद्र तट है, यानी सब कुछ अगर देखा जाए है जो चीज होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उस तरह का प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाया? अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाए? क्या प्रॉब्लम थी? क्या चीजें आड़े आ गई? होल ब्लॉक को ही ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ गई? क्यों उसमें करप्शन कहाँ पे निकल आता है? कैसे बचाव किया जाए? ये सब बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों पर आपको तैयार होकर बैठना चाहिए। आप जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे, आप में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आप उतनी कॉन्फिडेंटली उत्तर दे सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा पहले, शुरुआत में ही कहा कि देखिए आधी लड़ाई आपके कॉन्फिडेंस की है, आत्मविश्वास की है। आप ये मान के चलिए पहले से ही कि आपको सिलेक्शन मिल रहा है। ये कतई मत जोड़िए बैठ के कि उस पेपर में हमें इतना मिला होगा, इस पेपर में इतना मिला होगा, तो इंटरव्यू में इतना पाएंगे तो हो जा सकता है। ये सब जोड़ घटाना बाद में करिएगा। सीधे सीधे ये मान के चलिए कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले तो मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है। अगर बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए और रिटर्न में भी मेरा अच्छा ही रहेगा तो मैं काफी आगे अच्छी पोस्ट पर। इस बात को अपने दिमाग में बैठा के चलिए, ठीक है? नेक्स्ट सेशन जैसा भी रखना होगा तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। पूजा माइक बंद कीजिए अपना। हेलो, हाँ कौन है? जैसे पूजा माइक माइक ऑन हो गया था सर। सर प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा अच्छा, जी हाँ बताइए। ये साक्षी, आपका जो है हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? रिंकू जी, जी सर। हम कहते हैं यहाँ पे अभी रखते हैं, नेक्स्ट सेशन आप डिस्कस कर लीजिए सबसे, हाँ सर, उसके बाद फिर रख देंगे। सर कुछ कैंडिडेट के स्टूडेंट के क्वेश्चन होंगे तो 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं सर हम लोग। अच्छा अच्छा, तो वो पूछे अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन तो कृपया पूछ लीजिए आप जो है।
हेलो हेलो हाँ जी, हाँ हाँ बताएं। प्लीज प्लीज। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस में जैसे पूछा जाता है कि अगर कोई डायरेक्ट आपके पास कोई समस्या लेके आता है तो आप हाँ उसका समाधान, जैसे कोई रात में आपके पास आता है समस्या लेके, तो उसका समाधान करेंगे या नहीं? अगर कोई जैसे कहता है कि सर करेंगे क्योंकि सिविल सर्वेंट है, तो उसमें उसका पूछते हैं कि क्या प्रभाव भी पड़ सकता है कुछ नकारात्मक या सकारात्मक, तो सर इसका जवाब किस तरह से दिया जाना है? आपका शुभ नाम क्या है? सर अखिलेश। सबसे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एक बार नाम बता के पूछा करें तो अच्छा लगेगा, एक पर्सनल फीलिंग आएगी। ठीक है। जी सर प्लीज। अच्छा अखिलेश जी, इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे है, क्योंकि जिस पोस्ट पे होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपके पास पावर्स होंगी और आपके ड्यूटी होगी उसके प्रति। सर जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए पूछा गया था मान कि लीजिए अगर डिप्टी कलेक्टर है तो आप 24 आवर्स की चीजें हैं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। जी अब सर। ये प्रॉब्लम कोई लेके आता है तो प्रॉब्लम किस लेवल की है, जैसे कई लेवल की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि आप कल ऑफिस पे आके सॉल्व कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है उसके लिए आपको बहुत पेन लेने की जरूरत है, वो ऑफिस में आए मिले आप उसका समाधान करेंगे। जी सर। नंबर 1। नंबर 2, अगर देखा जाए कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके एरिया जहाँ के आप एसडीएम है वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है, तो सिस्टम को समझिए पहले। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंफॉर्मेशन को तुरंत आगे बढ़ाइए। अगर कोई खतरनाक घटना हो चुकी है या कोई चीज है तो जिले में आपका जो बॉस है, इमीडिएट बॉस जो आगे बैठा हुआ है वो डीएम है, तो जी आप पहला काम करेंगे कि उसे कम्युनिकेट करेंगे चीजों। दूसरा, अगर देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ भी मामला है तो आप पुलिस विभाग को भी इन्फॉर्म करेंगे तुरंत। वहां के जो आपका डीएसपी होगा सर्किल का और जो एसडीएम होते हैं उनके आपस में अच्छे तालमेल होते हैं, होने भी चाहिए, तो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और फिर प्रॉपर तरीके से एक अरेंजमेंट के साथ वहां उसके साथ निकला जा सकता है या बताया सकता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि कोई 24 घंटे आप भी आदमी हैं, सोएंगे आराम करेंगे, कि कोई आपके पास कोई समस्या लेके 2 बजे रात पहुंच जाए और आप उसको सॉल्व, ये जी जरूरी नहीं होता। डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं कि आपको पता है आपका स्टाफ आगे बताता है, वहां सामने साहब सड़क पे अगर देखा जाए एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा हो तो आप क्या करेंगे, रात को 2 बजे बताया उसने, तो स्वाभाविक है कि तुरंत अगर देखा जाए आप मेडिकल हॉस्पिटल फोन करेंगे, एम्बुलेंस बुलवाएंगे, उसको अगर देखा जाए भिजवाएंगे तो, या जो भी आपके पास व्यवस्था है उसको बचाने की कोशिश करें। आप एसडीएम है, आप डीएम साहब के सब पास मीटिंग में बुलाया हुआ है, रास्ते में चले जा रहे हैं और सामने अगर देखा जाए एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो आप डीएम साहब को तुरंत अगर देखा जाए फोन पे बताएंगे साहब ऐसा ऐसा है, मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो सकता हूँ, और इसको अगर देखा जाए हॉस्पिटलाइज कराएंगे या किसी स्टाफ से उसको हॉस्पिटलाइज कराएंगे, आप डीएम को बुक कर। तो जी सिचुएशनल जो क्वेश्चंस होते हैं, पहली चीज तो आप अपनी पावर को ध्यान में रखिए। दूसरा ये है कि बड़ा क्विक रिस्पॉन्स उस पर देना चाहिए, जैसे सोच विचार में पड़े तो फंसे, और जी क्विक सर। रिस्पॉन्स तभी रहेगा जबकि आपको अपनी ड्यूटी अगर देखा जाए मालूम है, आपकी पावर मालूम है, तो ही आप उस पर क्विक रिस्पॉन्स दे सकते, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। जी सर, थैंक है यू ना? सर। और कोई क्वेश्चन? सर एक सवाल मेरा और था कि हाँ सर जैसे जैसे सामान्यतः डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम का जो अंतर हम सर्च करते हैं, तो डिप्टी कलेक्टर का रेवेन्यू की जिम्मेदारी और एसडीएम की बाकी जो है मजिस्ट्रियल जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन आप जैसे हाँ हाँ लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में सर, क्योंकि एक सर ने भी बताया था यहाँ पे कि डिप्टी कलेक्टर कोई अलग से पोस्ट नहीं है, बस वो एक नाम है जिसको डीएम जो पद देते हैं वही वो पद ग्रहण करते हैं कार्यभार। तो सर ऐसे अंतर कैसे बताएंगे हम वहाँ पे कि डिप्टी कलेक्टर एसडीएम में हम क्या अंतर बताएंगे फिर वहाँ? कि कलेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ लीजिए। आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? सर मेरा लोक प्रशासन रहा है ग्रेजुएशन में, और फिलोसफी ऑप्शनल। अच्छा, तो लोक प्रशासन में आपको पढ़े भी होना चाहिए। देखिए आपसे पूछ भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, कलेक्टर जी कलेक्टर निकला कैसे है? कलेक्टर कलेक्शन से निकला हुआ है। क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट आती थी, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि वो तो पूरी व्यवस्था चला ही रहे थे लूटने के लिए। तो अगर देखा जाए इसका हेड जिले में क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है, सपोर्ट के लिए डिप्टी कलेक्टर हो गए। तो वो कहते हैं कभी कभी कि क्या आप कलेक्टर बनने जा रहे हैं आईएएस में या डीसीएस में, डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं? नहीं, डिप्टी कलेक्टर नहीं, आप एसडीएम बनने। जी सर। आप इस अंतर को ध्यान में रखिए।
उसको जी सर। कहा जाता है सामान्य रूप में, प्रशासन में भी डीएम यूज करता रहता है कि हाँ भाई ये डिप्टी कलेक्टर साहब, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है उसका। आप अगर देखा जाए जो नेम है, ओरिजिनल नेम है, एसडीएम है। इसके जी पीछे की जो हिस्ट्री है वो आप जानते रहिए बस। जी कि सर, थैंक यू। कलेक्टर आया कैसे, कलेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिटेन में कलेक्टर नहीं आया, वहां कलेक्टर है भी नहीं, जी सर। लेकिन इंडिया में कलेक्टर को जीवित रखा गया। तो हमारे यहाँ देखिए व्यवस्था में बड़ी कमियां रही। असल में हुआ क्या, एक पीढ़ी लड़ते हुए चली गई, आजादी दिलाई, दूसरी पीढ़ी अगर देखा जाए अव्यवस्थित हो गई आपस में, और उसका ये रिजल्ट हुआ। जो रिफॉर्म होने चाहिए ना, वो चाहे सिस्टम में हो, चाहे पुलिस रिफॉर्म हो, चाहे अगर देखा जाए एजुकेशन का रिफॉर्म हो, सब बचा सा रह गया। एक जी पूरी डीजी रैंक के अधिकारी थे, उनसे हमसे बात हो रही थी, आपको नाम भी बता रही, सूर्य कुमार शुक्ला जी। तो उनसे एक दिन ऐसे ही बात हो रही, आईजी थे इलाहाबाद में। तो हमने कहा पुलिस रिफॉर्म, पुलिस एक्ट कब का है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट कब का है, एविडेंस एक्ट कब का है, 150 साल पुराना, 250 साल पुराना, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब हम आज तक अपने कानून को भी ठीक से नहीं बना पाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये रिफॉर्म की प्रॉब्लम है बहुत सी। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज आप पूछ रहे हैं, बता दें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप ध्यान रखिएगा, डिप्टी एसडीएम के संदर्भ में ही, कि अभी एक जगह ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी में पढ़िएगा जहाँ पे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति को अलग करना चाहिए, लेकिन वो पृथक्करण ही नहीं हुआ है। आप एसडीएम की पोस्ट में ही देखिए, जबकि अगर देखा जाए स्टेट की ड्यूटी है कि अलग करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में लिखा हुआ है। जी सर। तो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। जैसे प्रश्न तो नॉर्मल आपको मिला, एक सामान्य सा, लेकिन आप कभी कभी ना उसको अपने विशेषज्ञता के द्वारा प्रश्न को और अच्छी तरह से लेके जा सकते हैं, और कई प्रश्न खुद उत्पन्न करा सकते हैं उनसे। मतलब जो उत्तर देना चाहते हैं उनके मुंह में वो क्वेश्चन रखते चले जाइए एक तरह से। उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि आप मतलब बड़ी कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू को अपने तरह लेके चले जाएंगे आगे। तो वो बहुत अच्छी सिचुएशन होती जी सर, थैंक यू सर। है। और कोई? और कोई स्टूडेंट अगर पूछना चाहे क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं अभी। हाँ, सर मैं से एक क्वेश्चन पूछा रही हूँ। सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बताएं। सर अभी जो आपने बताया कि यूपी में श्रम भी है और नेचुरल रिसोर्सेज भी है, सारी चीजें के बावजूद भी ये पिछड़ा क्यों हो गया? तो उसी से जेन्युइन रीजन कैसे को एक्सप्लेन करेंगे? इसका सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन ये ना, देखिए जहां पे हमारा ये मानना है कि आपको एक प्रॉपर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूर करना चाहिए। देखिए एक छोटी सी जगह पे मान लीजिए एक सोनभद्र है, ओबरा साइड है, वहां पे एक पावर प्लांट लगा, तो अपने आप में एक जिला बन गया। जैसा कि मतलब वहां पे आप देखिए तो दर्जी भी है, टीचर भी है, और किराने की दुकानें भी हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, एक शहर सा बस गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में मान लीजिए कुछ ऐसी जगह है जहाँ कुछ नहीं होता है, आप उन जमीनों को सोलर पावर प्रोजेक्ट को क्यों नहीं यूज करते हैं? अब अभी सरकार ने किया, तो रीवा में एक प्लांट 750 मेगावाट का स्टार्ट किया। इस चीज को आप अगर आप कर दीजिए, पहाड़ जो खाली पड़े हुए हैं, आप पूरे मतलब सोलर एनर्जी से पूरी क्रांति ला सकते हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। और उसी जगह पे आप सब्सिडी दीजिए इंडस्ट्रीज को, आपकी जो यहाँ आएगा उसको टैक्स हम इतने दिनों का माफ करेंगे, आप बुंदेलखंड में लगाइए। बुंदेलखंड बहुत जरूरी पार्ट है, क्यों आज की कुपोषण से बच्चे विकलांग होते हैं। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी विकलांगों की ये पूरा वही चित्रकूट में ही है, आधा उत्तर प्रदेश में, आधा उसमें आता है मध्य प्रदेश में। और हम उस यूनिवर्सिटी में कुछ गेस्ट लेक्चर लेने जाते थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी। आपको बताएं इतना तकलीफ होती थी कि वहां सड़क पे जाते समय रास्ते में काफी विकलांग हमें दिखाई पड़ते थे। तो हमने वहां के रजिस्ट्रार मिस्टर मिश्रा से पूछा कि ये प्रॉब्लम यहाँ क्यों है, तो उन्होंने कहा सर इस बेल्ट में कुपोषण बहुत ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर देखा जाए एक वेलफेयर स्टेट है, हम सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों को, माओ को एक उचित अगर देखा जाए, आज वो चीजें शुरू की गई हैं कि हाँ ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां, प्राथमिक शिक्षा केंद्र और ये सब चीजें सबको दो, मतलब आज इफेक्टिव तरीके से जा रहा है। ये सब चीजें, एक भरपेट भोजन, ये सब चीजें तो बहुत जरूरी चीज है, बेसिक चीज है।
इसके बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे? दूसरा, जैसे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है, आप नोएडा साइड बहुत डेवलप हो गया, कानपुर की इंडस्ट्रीज को आपने खत्म कर दिया। वो कौन से कारण है कि कानपुर की इंडस्ट्रीज खत्म हुई? उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप एक इलाहाबाद है, प्रयागराज से लेके बनारस तक में अगर देखा जाए कुछ न कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, पूर्वांचल की ओर बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अपने आप एक साइकिल चलेगी इकोनॉमी की, और उसका बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा, और ये करना जरूरी है। रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, काउंटर क्वेश्चन का है कि हाँ। बुंदेलखंड तो सर ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो आईडीएस जो प्रोग्रेस लाया जा रहा है बच्चों महिलाओं क्वेश्चन के लिए, तो वहां पे ये क्या नहीं चला जा रहा, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं देखिए, इम्प्लीमेंट, चूंकि देखिए भारत बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश भी अपना छोटा नहीं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी है। किसी भी चीज को चलाने में देखिए अब एक बहुत अच्छी चीज हो गई है कि ऑनलाइन सिस्टम। पहली चीज तो सारी चीज को एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जोड़ना पड़ेगा। जो भी चीज है उसका इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, हेल्थ का, सोशल वेलफेयर का, सब बनाना पड़ेगा। कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कहाँ फंड आ रहा है, कितना आ रहा है, कितनी टैबलेट बांटी गई, क्या चीज दिया गया, किसको मिला, ये रोज का रोज सिस्टम पे अपडेट होना चाहिए। आप इसको सिस्टम से जोड़ दीजिए, करप्शन खत्म हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं करप्शन करते। आप देखिए उसी का कारण है कि वर्क रेशियो बढ़ गया है, काम करने का जो अनुपात है बढ़ गया है वो। तो ये एक दिन में तो हम नहीं बदल सकते ना, काफी लंबा गड्ढा हो गया है, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा हो रहा है। आप पॉजिटिव वे में चलिए। आप कहिए सर कमियां बहुत है, कमियां बहुत ज्यादा थी, पहले से कम हुई, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम इसे और अच्छा कर लेंगे और पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंटली आप बताइए। ठीक है, आपको एक एग्जांपल और आपको हम बता दे रहे हैं। आप महिला है तो आपको एक इंटरव्यू का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देते हैं। और वो पीसीएस में टॉपर भी रही थी हमारी स्टूडेंट, सिटी मजिस्ट्रेट कई जगह रही, अंजू लता। उससे भी पूछा गया था, उसको पहले ही हमने बता दिया था इस चीज को, क्वेश्चन को। पूछा गया कि इंटरव्यू में, क्रॉनिकल में भी हेडिंग उसकी यही निकली थी। अंजू लता जी से पूछ लिया गया तुम महिला हो, जैसे हम हमेशा समझाते हैं कि महिलाओं से ये पूछना कि आप महिला हैं और महिला हो के इतनी समस्याएं रहती हैं, पब्लिक डीलिंग है, एसडीएम में, डीएसपी में, आप कैसे सर्विस करेंगे? तो आप एक लाइन याद रखिएगा रटी रटाई कि सर क्षमा कीजिएगा, महिला होना किसी कमजोरी का द्योतक नहीं है और हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और हम और भी क्षमता के साथ वहां पे काम कर सकते हैं। ऐसी कोई भी अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्स या ऐसा कोई भी विचारधारा मेरे मन में तो कभी नहीं आती। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। ठीक, आपकी वॉइस आ नहीं रही है रीता जी। सर हाँ बताएं। होने के सर और क्या कोई और क्या होते हैं किस चीज में? महिलाओं के लिए स्पेशली महिला कैंडिडेट होने कहते हैं, तो महिलाओं में बस यही चीज रहता है, जैसे अब उसमें आप, हाँ महिलाओं पे नॉर्मली अगर देखा जाए महिलाओं से रिलेटेड चीजें कभी पूछ लेते हैं, आपकी कौन सी महिला अधिकारी है जो कि बहुत ही आइडियल है, क्यों है, उसके बारे में थोड़ा जानती रहिए। कोई पर्सनैलिटी महिला हो के आप कैसे एक पुरुष से ज्यादा अच्छा योगदान आप दे सकती हैं प्रशासन में, तो आप निश्चित रूप से जोड़ सकती हैं कि महिलाएं नैतिक ज्यादा होती है, वैल्यूज उसमें ज्यादा होता है, वो चूंकि इमोशनल भी होती हैं तो किसी चीज को बहुत भावनात्मक तरीके से भी सोचती हैं, इसलिए लोक कल्याण, सोशल वेलफेयर पे वो ज्यादा अच्छा वर्क कर लेती हैं। ये तमाम आपके पॉजिटिव एंगल हैं जो उसको क्या आप वहां रख सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रश्न हो स्टूडेंट्स के प्लीज। लगता है अभी लगता है स्टूडेंट जो है क्वेश्चन सोचेंगे अभी। ठीक 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 है, आप इसको फिर नेक्स्ट सेशन रख दिया जाएगा बाद में। जी सर स्टूडेंट सब। हाँ प्रमाण सोनी पूछिए, पूछ लीजिए, जल्दी पूछ लीजिए। प्रमाण सोनी। ठीक है रिंकू जी। हाँ प्रमाण सोनी पूछना कुछ? सर कंटेंट ने हाथ उठाया अपना जो है। सर एक क्वेश्चन और है सर, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ आपने क्वेश्चन आया था कि आप ही को किया है सर,
आपको सेलेक्ट क्यों किया? आप ये सेलेक्ट क्यों किया? सर आपको सेलेक्ट क्यों किया जाए? जी सर। आप सीधे कह दीजिए कि अगर देखा जाए मैं बहुत ही परिश्रमी हूँ, कर्तव्यनिष्ठ हूँ, मेहनती हूँ और ईमानदारी मेरे अंदर है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए आज की परिस्थितियों को देखते हुए और मेरा बचपन से इस प्रकार का नेचर रहा है, चरित्र है, निश्चित रूप से हम अच्छा योगदान दे सकते हैं। हम तो अपने पक्ष में यही कह सकते हैं। इस पर है कि नहीं? पूछते हैं कि ये अनकंडीशनली क्वालिटीज है, तो कह दीजिए सर वो तो आप देखेंगे, अच्छी तरह देख ही रहे हैं, और ये तो क्षमा कीजिएगा मुझे, ये तो निश्चित आप ही को करना है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, तो ये तो आप ही के अधिकार क्षेत्र में है, आप इस पे निर्णय लें, है ना। इसमें सहजता के साथ उस चीज को बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपके जो भी आगामी जो क्वेश्चन होंगे हम लोगों को ग्रुप पे आदि के माध्यम से आप देंगे, तो उसके बाद सर से कांटेक्ट करके हम सर को दोबारा से आमंत्रित करेंगे यहाँ पर। तो इसमें सर ने काफी टाइम दिया और सर थैंक यू आपको इसके लिए कि आपने हमें टाइम दिया और बच्चों को काफी एक होलिस्टिक वे में सारी चीजें समझाई। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो तो जैसा रहेगा हम लोग डिस्कस करके कर लेंगे बाद में। जी सर। जी सर, स्टूडेंट्स आप भी सर को थैंक यू बोला तो अच्छा लगेगा।